हेलो एवरीवन। तो जो नेक्स्ट टॉपिक MSO 3 का हम लोग करने वाले हैं वो है पीजेंट मूवमेंट। मैंने बोला पीजेंट मूवमेंट सोशल मूवमेंट। देखिए मूवमेंट में से कोई ना कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इधर पीजेंट मूवमेंट पे ही बन सकता है पूरा फुल डिटेल क्वेश्चन, या सोशल मूवमेंट पे बन सकता है। तो दोनों कवर करके चलते हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन बन सकता है। 20 मार्क्स हमको अपने सिक्योर करके रखने हैं। वी ओनली नीड टू टारगेट कि हमें वहां पे 5 क्वेश्चन, 10 में से ऐसे 5 क्वेश्चन हो जो हमें श्योर शॉट आते हो और हम आज की डेट में उनको याद करके कल एग्जाम में अपियर हो। क्लियर, सो दैट सोचना ना पड़े, पॉइंट्स बनाने ना पड़े, सारे पॉइंट्स, कंटेंट, डेटा, इंफॉर्मेशन सब माइंड में हो और बस जस्ट आप स्पीड में हाथ चला के अपने आंसर लिखें। ये चीज हमें कोशिश करके चलनी है। पीसेंट मूवमेंट की बात करते हैं, किसान आंदोलन की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ यू, मतलब आई थिंक ऑल ऑफ यू, इस बात से आप लोग सब लोग अवेयर होंगे कि किसानों के साथ बहुत लंबे समय तक जो है इनजस्टिस होती रही है, एक्सप्लॉयटेशन होता रहा है। प्री कॉलोनियल पीरियड, मतलब जब ब्रिटिशर नहीं थे तब कंट्रोल हमारे हाथ में था, हम चीजें अपने हिसाब से मैनेज कर रहे थे। कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे हुआ क्या, ब्रिटिशर की वजह से बहुत सारे एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस यूज की गई, विच इज मतलब जनरली हमें वहां पे क्या देखने को मिली, इनजस्टिस देखने को मिली पीजेंट के साथ। और जब जब आप कहीं पे इनजस्टिस बहुत ज्यादा करोगे तो वो ग्रुप, वो सेक्शन, वो लोग अपने फेवर में आवाज उठाएंगे एक टाइम पे, सूनर और लेटर आवाज उठाएंगे। और यहाँ पे भी कुछ उसी जो जो आवाज उठाई गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उन्हीं को हमने यहाँ पे कैटेगराइज करा पीजेंट मूवमेंट। पीजेंट मतलब किसान से रिलेटेड मूवमेंट। किसान भैया कोई भी कैटेगरी मूवमेंट कब करेंगे, जब उन्हें क्या करा जा रहा है, कुछ बेसिक राइट से वंचित रखा जा रहा है, या कुछ बेसिक पर्टिकुलर जो उनकी प्रॉपर्टी है। किसानों के बारे में ही बात करते हैं ना, जो किसानों की प्रॉपर्टी है, या तो उन्हें उन पे राइट नहीं दिए जा रहे, या आप उनसे जो खेती करा रहे हो उनके बदले में उन्हें फेयर पेमेंट नहीं दे रहे हो। तो इस तरीके की कुछ अनफेयर प्रैक्टिस हमें देखने को मिलती थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे पीजेंट मूवमेंट में, पीजेंट जो है वो होते कौन है, ये एग्रीकल्चर वर्कर होते हैं जो क्या करते हैं, सबसिस्ट बाय वर्किंग ऑन अ स्मॉल ग्राउंड। एक छोटे ग्राउंड पे क्या करते हैं, कुछ आप काम करके गुजारा अपना बसर करते हो, खेती करते हो किसी पर्टिकुलर ग्राउंड या लैंड पे। अब ये जो पीजेंट वर्ड है वो क्या है, एक फ्रेंच वर्ड पेजेंट से लिया, ठीक है, जिसका मतलब है वन फ्रॉम कंट्री साइड, जो कंट्री साइड से बिलोंग करते हैं। कंट्री साइड मतलब जनरली ऐसे एरियाज जहां पे आप, जिन एरियाज को आप किसके लिए, फार्म एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे हो। अब यहाँ पे कैथलीन गर्व ने यहाँ पे ये पीजेंट मूवमेंट की टर्म डिफाइन करी, और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने डिफाइन करा पीजेंट एज द पीपल, ये वो पीपल हैं हु इंगेज इन एग्रीकल्चर और रिलेटेड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड किसी प्रोडक्शन में इंगेज हैं, विथ प्रिमिटिव मीन्स, कुछ पुराने सोर्स ये यूज कर रहे हैं, एंड हु सरेंडर पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस, जो भी ये उगाते हैं बनाते हैं उसका कुछ पार्ट ये लैंडलॉर्ड्स को देते हैं, या फिर कुछ स्टेट के एजेंट, मतलब जिनको लैंडलॉर्ड ने अपॉइंट कर रखा है यहाँ पे, या फिर जिनको किंग और क्वीन ने, मतलब पार्लियामेंट, ब्रिटिश किंग और क्वीन का रूल चल रहा था, उन्होंने यहाँ पे अपॉइंट कर रखा है। अब वाई पीजेंट मूवमेंट की मैं बात करूं तो देखो, पीजेंट मूवमेंट प्री इंडिपेंडेंस पे भी देखने को मिले, कुछ पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी देखने को मिले। क्यों देख रहे थे ये, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको इतने सारे कारण बताए ना। हो क्या रहा था, इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खराब होती जा रही थी, इंडिया में हैंडीक्राफ्ट का डिके हो रहा था। क्यों हो रहा था, दैट इज नॉट द क्वेश्चन हियर। अभी हम ये देख रहे हैं पॉलिसीज ऐसी थी, ब्रिटिशर, एक तो ब्रिटिशर लोग रूल कर रहे थे, तो हमारे यहाँ पे क्योंकि ब्रिटिश की टेक्नोलॉजी से compete करना मुश्किल था, प्लस जो हमारे राजाओं की डिमांड थी हैंडीक्राफ्ट को लेके, और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स की जो डिमांड थी, हम मीटअप नहीं कर पा रहे थे। डिफरेंट डिफरेंट रीजन की वजह से हम जिस एक सेक्टर में, एग्रीकल्चर, और अगर इंडस्ट्री में देखा जाए तो हैंडीक्राफ्ट ही थी, उसमें भी हम डिके हो रहे हैं। तो अब उसमें जब डिके हो रहे हैं तो वहां पे लेबर में, खेती में जो भीड़ थी वो बढ़ गई, खेती करने वालों की भीड़ जो है वो बढ़ गई। जमींदारी सिस्टम, रियोतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, ये सब प्रैक्टिसेस बहुत एक्सप्लॉयटेटिव थी। जमींदारी में बेनिफिट सारे जमींदार लेते थे, टीनेंट से, पीजेंट से खेती करवाते थे, और उनके बदले में उन्हें ट्रू एंड फेयर जो अमाउंट था वो नहीं देते थे। रियोतवारी, रियोत मतलब होता है किसान, आप डायरेक्ट जो परसेंटेज लेते हो प्रोड्यूस का वो आप किससे कलेक्ट करोगे, रियोत से कलेक्ट करोगे। महलवारी मतलब क्या होता है, महलवारी में आप प्रॉपर एक विलेज को हम एज अ महल डिक्लेयर कर देते हैं, और हम जो पूरा अमाउंट चार्ज करेंगे वो इस विलेज का करेंगे। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिली, जिस वजह से पीजेंट के मन में इतना प्रॉब्लम था, इतनी डिस्क्रिमिनेशन थी, दैट्स व्हाई उन्हें ये डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट करने की जरूरत पड़ी। तो हमने क्या देखा, बाद में कुछ होने वाले चेंजेस, लाइक अगर आप देखो कि बाद में, अब लेटर, पहले तो इंसान, इसी किसान जो था वो इसी चीज के लिए फाइट कर रहा था, और बाद में उसे देखना पड़ा जब उसको थोड़े से टेनेंसी, ऑक्यूपेंसी राइट मिलने लगे, तो उसको ये प्रॉब्लम थी कि उसे बेटर प्राइस चाहिए था अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। आज की डेट में देख लो ना,
फार्म बिल आए, ये हुआ, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इस टॉपिक पे डिबेट पे नहीं जाना, बट है तो फार्मर का ही मूवमेंट ना। तो बेटर वेजेस और वर्किंग कंडीशन के लिए दे आर फाइटिंग। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उनको चाहिए कि इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो। तो ये सब रीजन थे जिस वजह से पीजेंट मूवमेंट हम देखते हैं। फिर आता है मूवमेंट्स कौन कौन से हैं। अब एक एक करके शॉर्ट में मैंने बिल्कुल मूवमेंट एक्सप्लेन करे हैं, जितने याद रह जाएंगे बहुत अच्छी बात है। पूरी पूरी कहानी यहाँ पे एक्सप्लेन करनी भी नहीं है सारे मूवमेंट्स की, ठीक है। 1859-60 में इंडिगो रिवोल्ट आया। इंडिगो क्या होता है? नील। ब्रिटिशर क्या कर रहे थे? नील की जबरदस्ती खेती कराते थे, ठीक है। इसको ब्लू गोल्ड भी कहा जाता था। फोर्सफुल कल्टीवेशन करते थे ताकि यूरोपियन, मतलब उनको पर्टिकुलरली ब्रिटिशर को बेनिफिट हो सके, वो इसे इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सके। अब कई बार क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला हिसाब होता है ना, आपने कह दिया कि हम आपसे परचेज करके लेके जाएंगे, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे पैसे दे देना, मैं अपने खेत पे पूरे में नील उगा दूंगी। लास्ट टाइम पे उसको कैंसिल कर दिया। तो अब हम इतने अवेयर तो थे नहीं ना, इतने डिजिटलाइज तो छोड़ ही दो, ग्लोबलाइज भी नहीं थे कि हम खुद से ट्रेड कर लेंगे बाहर की कंट्री से। तो ऐसे में किसानों को बहुत नुकसान हो जाता था। तो ये प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से एक रिवोल्ट हुआ 59-60 में, जिसको इंडिगो रिवोल्ट कहते हैं हम। फिर एक था पाबना रिवोल्ट। पाबना रिवोल्ट के कारण क्या थे? पाबना रिवोल्ट का कारण ये था कि जमींदार क्या करते थे, जो रेंट थे ना, लिमिट से ज्यादा रेंट चार्ज करते थे। एक रेंट होता है, मैं कहीं पे रह रही हूँ, आप मुझसे रीजनेबल रेंट ले लो, बट एक नॉर्मल से घर का आप मुझसे अगर डबल ट्रिपल रेंट मांगने लगोगे तो फिर आई अपोज दैट थिंग ना। तो यही चीज थी, जमींदार जो थे वो बियॉन्ड लिमिट रेंट चार्ज कर रहे थे और टेनेंट को प्रिवेंट कर रहे थे ऑक्यूपेंसी राइट से, कि कोई भी टेनेंट जो है वो लैंड ऑक्यूपाइड ना कर पाए, लैंड ओन ना कर पाए। इससे क्या होता था, पैसे नहीं दे पाते थे तो आप उनकी क्या करते थे, क्रॉप सीज कर ली कि हम जब्त कर रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर केस वेस डाल दिया, तो वो बेचारे इन्हीं चक्करों में फंस जाते थे। तो ये भी एक इनजस्टिस वाली ट्रीटमेंट हम उनके साथ देख रहे हैं। फिर इसी यही पाबना रिवोल्ट के चलते ही मई 1873 में एक एग्रेरियन लीग स्टार्ट की, जो स्टार्ट यहाँ की गई थी एग्रेरियन लीग। बाद में और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में भी ये धीरे धीरे हमें देखने को मिली। नेक्स्ट जो है वो है डिकेन रिवोल्ट या डिकेन राइट्स हम कहते हैं, जो 1874 और 75 के बीच में हमें देखने को मिले। यहाँ पे क्या था, ये पुणे और महाराष्ट्र में ना, अहमदनगर जो प्लेस है वहां पे ये बेसिकली हमें देखने को मिले। ये जो मूवमेंट था ये मनी लेंडर और किसानों के बीच में था। मनी लेंडर कौन? जो आपको उधार देते हैं। अब होता क्या था, ये लोग जो यहाँ के किसान थे ना, वो उधार लेते थे और उधार भी आउटसाइडर से लेते थे। मतलब ये पुणे और महाराष्ट्र की बात है, लेकिन ये गुजराती, मारवाड़ी, इधर उधर लोगों से उधार ले रहे थे। अब उधार लेते थे, चुका नहीं पाते थे, डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे, तो वो प्रॉपर्टी मतलब रीपे करना और इनका जो एरिया होता था उसका सीज होने का यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता था। तो ये यहाँ पे इसके चलते इन लोगों ने अपोज किया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई कर दिया था। वो डेब्ट ट्रैप वाला कंसेप्ट होता है ना, कि आप उधार के जाल में एक फंसते जाते हो, ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी। तो दिस इज डेक्कन रिवॉल्ट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एका मूवमेंट, जो कि 1921 में हुआ। ये हुआ पारसी और अहीर लोगों के थ्रू, और प्लस ये हरदोई, बाराबंकी और सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। कुछ इन्फॉर्मेशन याद रह जाए तो अच्छी बात है। इसको एक पार्ट भी कह सकते हैं हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, क्योंकि इसी टाइम पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चल रहा था, जो महात्मा गांधी ने लॉन्च करा था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, ये सब चीजें भी देख रहे थे हम। इसमें क्या था, इसमें प्रॉब्लम एड्रेस की गई थी कि जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव रेंट पे कर रहे हो, आप 50% ज्यादा रेंट ले रहे हो। मुझे अगर किसी जगह का कितना रेंट देना है, 10,000 रेंट देना है, आप मुझसे इस पे 50% एक्स्ट्रा, यानी प्लस 10,000 का 50% कितना हो गया, 5,000, आप मुझसे इन टोटलिटी में 15,000 रेंट ले रहे हो। सो दिस इज नॉट करेक्ट। इसके लिए यहाँ पे बात की गई थी, इसके लिए बात क्या, आवाज उठाई गई थी यहाँ पे। देन चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह बहुत फेमस, हम किस बात से जानते हैं, हम जानते हैं गांधी जी जब इंडिया में वापस आए थे अपनी बाहर, जो भी वो साउथ अफ्रीका में काम वगैरह कर रहे थे उस सब के बाद, तो पहला मूवमेंट गांधी जी ने आते ही कौन सा मूवमेंट यहाँ पे अपने हाथ में लिया था, चंपारण मूवमेंट। और गांधी जी के जो स्टार्टिंग के चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा मूवमेंट थे, तीनों में उन्हें सक्सेस मिली थी। तो उनमें से ये चंपारण, जो कि बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे मैटर इंडिगो की प्लांटेशन को लेके ही चल रहा था। जबरदस्ती फोर्सफुल प्लांटेशन करवाई जाती थी इंडिगो की, ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही थी। प्लस यहाँ पे बात की गई थी कि हम 3 कठिया सिस्टम के अगेंस्ट है। 3 कठिया सिस्टम मतलब होता है 3/20, 20 अगर आपके पास कोई लैंड का पार्ट है तो 3 पार्ट आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता था, सबमिट करना पड़ता था। तो यहाँ पे ये चीज पे डिस्कशन हुई और इस चीज के अगेंस्ट जो थी इंडियंस ने अपनी आवाज रेज करी। खेड़ा सत्याग्रह जो बात करते हैं, अगेन गांधी जी का मूवमेंट 1980 में, गुजरात का एक जिला था खेड़ा, जहां पे क्या बात हुई थी, देखो क्रॉप फेलियर बहुत ज्यादा हो रहा था। क्रॉप फेलियर होने के बाद भी ब्रिटिशर जो है वो लैंड रेवेन्यू मांग रहे हैं, तो हम कहां से देंगे, क्रॉप फेलियर हो गया, फसल नहीं हुई, बेची नहीं, तो पैसा भी तो नहीं आया।
प्लस उधार और ले रखा होगा, तो आपके लैंड रेवेन्यू कैसे चुकाएंगे? तो लैंड रेवेन्यू ऐसे क्रॉप फेलियर के केस में माफ करने की बात यहाँ पे की जा रही थी, जो कि ब्रिटिशर नहीं कर रहे थे। दैट्स वाई यहाँ पे लोगों ने गांधी जी की हेल्प से इसको एक मूवमेंट की तरह प्रेजेंट करा। तो ये अगेंस्ट था अपील फॉर रेमिशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर। उसके बाद आता है बरदोली सत्याग्रह। बरदोली सत्याग्रह, बरदोली इज अ प्लेस जो कि कहाँ है, सूरत गुजरात में। 1928 में ये मूवमेंट हुआ। ये कुंभी पाटीदार जो लोग थे ना, ये उन्होंने मिलके किया। इसमें लैंड ओनिंग पीजेंट, ऐसे पीजेंट जिनके पास जमीन है, प्लस अनटचेबल लोग, ये दोनों मिलके इस मूवमेंट में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वुमेन का पार्टिसिपेशन भी इस मूवमेंट पे बहुत हद तक देखा गया। ये किस चीज के लिए बात कर रहे थे? ये जो अपर कास्ट जो है वो रेवेन्यू बढ़ा रही है ना 22% से, 22% से बॉम्बे गवर्नमेंट ने रेवेन्यू बढ़ा दिया। तो ये चीज जो थी यहाँ पे बात की गई। और अपर कास्ट जो क्या कर रही है, ऑपरेशन कर रही है, मतलब जो अपने बातें मनवा रही है, एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, इन सब चीजों के जो प्रताड़ना अपर कास्ट की वजह से झेलनी पड़ रही है, उस पर भी बात की यहाँ पे। प्लस ये मूवमेंट देखो एक बहुत बड़ा सक्सेस हमें किस वे में देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उसको क्या करना पड़ा, यहाँ पे रेवेन्यू उन्होंने 22% से बढ़ाया था, और यहाँ पे वो तकरीबन इसको कितना ले आए थे, 6.03% तक ले आए थे। सो दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। और इसी मूवमेंट के बाद देखो, इस मूवमेंट में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो इस मूवमेंट को लीड भी कर रहे थे। तो इसी मूवमेंट के बाद वहाँ की वुमेन्स ने इस चीज से खुश होके, मूवमेंट की सक्सेस से खुश होके, वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। इससे पहले सरदार उनके नेम में थोड़ी है, ये टाइटल ही तो होते हैं, महात्मा, सरदार, ये आपको टाइटल मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी, बरदौली की वुमेन्स ने ही दी थी। उसके बाद हम आगे बात करते हैं तेभागा मूवमेंट। तेभागा मूवमेंट 46-47 की बात है। बंगाल में ये मूवमेंट चला। ये पुअर पीजेंट्स और टेनेंट्स के लिए था। ये जमींदार और मनी लेंडर के अगेंस्ट था। और यहाँ पे सीधा बोला कि जो लैंडलॉर्ड के शेयर की आप बात करते हो ना, कि जो लैंडलॉर्ड है उनका शेयर कितना होना चाहिए, तो वो आधा शेयर पूरा पूरा लेते थे। हमने कहा आधा नहीं देंगे, हम आपको 1/3 देंगे। लाइक अगर मैंने यहाँ पे आपको कितना करा, मैंने अगर कोई चीज 15 पार्ट पे उगाई है, तो पहले 7.5 यूनिट्स मुझे ब्रिटिशर को देनी पड़ती थी। अब कहा 1/3, सिर्फ 5 यूनिट ब्रिटिशर के पास जाएंगी, बाकी जो है वो टेनेंट से ही बिलोंग करेंगी। इसका रिजल्ट आया, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बरगदरी बिल पास हुआ। बरगदरी बिल डिटेल में नहीं देखना, अब हमें ये देखना है कि बस इसके बेसिस पे कुछ रूल्स सेट कर दिए गए थे। जो पहले यहाँ पे ओनरशिप को लेके कोई रूल नहीं थे, यहाँ पे अब उसके लिए रूल सेट कर दिए गए। इसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो है तेलंगाना मूवमेंट। 46 से 57 तक हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पे एक स्ट्रगल था रजाकार्स के अगेंस्ट। हैदराबाद का ये मूवमेंट है, एज यू नो तेलंगाना हैदराबाद वाला पार्ट जो है अब डिफ्रेंशिएट हो चुका है। ये स्ट्रगल जो था रजाकार के अगेंस्ट था। रजाकार होते कौन थे? रजाकार निजाम के ऑफिशियल होते थे। क्वेश्चन, निजाम कौन होते थे? निजाम हैदराबाद की जो हाईएस्ट अथॉरिटी थी, हम उसको क्या किस वर्ड से डिनोट करते थे? निजाम से। तो ये जो मनी लेंडर और जो आपके निजाम के ऑफिशियल्स होते थे, यानी रजाकार्स होते थे, ये जो इनजस्टिस कर रहे थे, अनफेयर प्रैक्टिसेस और एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे किसानों के साथ, उसके लिए ये आवाज उठाई गई। कहाँ पे? हैदराबाद में। एक दो बार पढ़ोगे याद रह जाएंगे। चंपारण खेड़ा तो काइंड ऑफ सिंपल है, 2-3 बार इंडियो फर्स्ट वाला भी सिंपल है, तेभागा तेलंगाना, तो ये सब एक दो बार पढ़ोगे तो चीजें याद रह जाएंगी। ठीक है, इसके बाद एक और है नक्सलबारी, वो मैंने आगे मेंशन करा है, आप उसको यही मूवमेंट्स के साथ ही मेंशन कर देना। ठीक है, 10th नंबर पे कर देना, वो मैंने अभी आगे मेंशन करा है, विल सी दैट नक्सलबारी मूवमेंट। ठीक, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात करते हैं। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मतलब संस्था, कौन सी संस्था है? देखो, किसानों के लिए इंडिया को अपनी बात जब ब्रिटिशर तक पहुंचानी थी, तो हमने एक इंस्टीट्यूशन बनाई थी 1885 में, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पे किसानों के लिए स्पेसिफिकली कुछ ग्रुप बने, तो ग्रुप कुछ सभा कहलाई। जैसे कि किसान सभा मूवमेंट जो था बिहार में, वो कौन लीड कर रहा था? स्वामी शाहजानंद सरस्वती लीड कर रहे थे। और वहीं पे बिहार में उन्होंने एक ग्रुप बनाया, जिसको क्या बोला हमने? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। कब बनाया? 1929 में। ये किससे डील करता था? पीजेंट की ग्रीवियंसेस। ग्रीवियंसेस मतलब क्या होती हैं? आपकी जो भी शिकायतें वगैरह होती हैं, जो भी दिक्कत है। और शिकायतें बेसिकली क्या होती थी? रेंट रेगुलेशन को लेके, जमीन पे हक को लेके, ऑक्यूपेंसी राइट को लेके, ये सब चीजें ये डील करेगा। इसके अलावा एक पर्टिकुलर ग्रुप की और बात करें, तो यहाँ पे एक ऑल इंडिया किसान सभा हमने देखने को मिली। तो ये ऑल इंडिया किसान सभा, आईएनसी के हर साल सेशन होते थे, मीटिंग होती थी, जिसमें आईएनसी मिलती थी, अलग अलग मैटर पे डिस्कशन करती थी। तो ये लखनऊ सेशन हुआ था अप्रैल 1936 में। आईएनसी का लखनऊ सेशन अप्रैल 1936 में, जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट वही स्वामी सरस्वती रहे, स्वामी शाहजानंद सरस्वती। ये चीज हम मेंशन करेंगे किसमें? इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में।
फादर ऑफ इंडियन पीजेंट मूवमेंट स्टार्टिंग में मेंशन कर देना, ये एनजी रांगा नाम मेंशन कर देंगे बस कि हाँ वी नो अबाउट दिस, डिटेल नहीं बतानी है इनकी। फिर नक्सलाइट मूवमेंट या नक्सलबारी मूवमेंट मैंने आपको जो बोला था वहां पे आप 10th नंबर पे मेंशन करोगे, वो है 67 से 71 में हुआ। ये वेस्ट बंगाल के नॉर्थ पार्ट और बेसिकली नक्सलाइट एरिया में हुआ यहाँ पे पर्टिकुलरली, और ये सीपीआईएम और लोकल ट्राइबल लोगों ने इस मूवमेंट को इनिशिएट करा ना। व्हाट इज दिस सीपीआईएम? देखो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये दो विचारधाराओं पे काम करती है, एक होती है मार्क्सिस्ट और दूसरी होती है लेनिन। अभी नहीं बता रही हूँ दोनों विचारधाराएं क्या है डिटेल में, सीपीआई क्या है, नॉट द पार्ट, यहाँ पे पढ़ना ही नहीं है अभी, छोड़ दो उसे। तो ये जो थी वो एम लिखा है ब्रैकेट में, मतलब कौन सी वाली है, मार्क्स की जो आइडियोलॉजी वाली है वो है। प्लस ये एक आर्म्ड पीजेंट रिवॉल्ट था, पीजेंट का ही था, अपने राइट को लेके कि फॉरेस्ट एरिया में इंटरवेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है, उन्हें प्रॉपर राइट नहीं मिल रहे हैं, तो उस राइट्स को लेके बात की गई थी, और ये एक आर्म्ड मूवमेंट था, वायलेंट मूवमेंट था। क्लियर? उसके बाद हम जो लास्ट बात करेंगे पीजेंट मूवमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो देखो 19th सेंचुरी के टाइम तक कुछ मूवमेंट देखे और कुछ हमने लेट 20th सेंचुरी में भी देखे। तो ये 19th और 20th सेंचुरी में थोड़े बहुत फीचर्स में डिफरेंशिएशन थी। पहले क्या था, जितने भी फीचर थे ना, देखो बहुत लीडर्स, मेरा मूवमेंट है, मैं पीजेंट हूं ना, मेरा कोई इशू है, मैं उसके लिए आवाज उठा रही हूँ, वो इशू सॉल्व, मामला खत्म। बड़े लेवल पे नहीं होता था, एक पर्टिकुलर जगह पे हुआ, वहीं की बात हुई और बात खत्म हो गई। उसके अलावा प्लस यहाँ पे कोई लीडरशिप प्रॉपर नहीं थी, कोई ऐसे जैसे आप बाद में देख रहे हो ना, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, ये लोग लीड कर रहे थे। स्टार्टिंग में ऐसी लीडरशिप हमें देखने को नहीं मिली। पहले ये फ्यूचर की आइडियोलॉजी पे लेके भी इतना ज्यादा काम नहीं कर रहे थे। अभी का मैटर सॉल्व हुआ, ठीक है, फ्यूचर के लिए कोई प्लान, कोई प्रोजेक्ट्स बनवाना या कोई एक्ट बनवा लेना, ये सब चीजें इतनी ज्यादा नहीं थी। वही 20th सेंचुरी में जाके जब आप कोई आवाज उठा रहे हो, एक्शन ले रहे हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन ना हो, इससे रिलेटेड चीजें ना हो, तो हम कोई लॉ, प्लान, पॉलिसीज जो होते हैं वो भी साइड बाय साइड क्या करवा लेते हैं, फ्रेम करवा लेते हैं। तो यही थोड़ा सा 1920 सेंचुरी के फीचर्स में डिफरेंस है, या फिर हो सकता है वो कह दे डिफरेंशिएट करो पीजेंट मूवमेंट 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के। इज इट ओके? तो यहाँ पे बात की 19th सेंचुरी में इमीडिएट ऑब्जेक्टिव पे फोकस किया जाता था। यहाँ पे कॉलोनिज्म की अंडरस्टैंडिंग अभी थी ही नहीं लोगों को कि कॉलोनिज्म इनसे रिड लेना, इतना ज्यादा अभी नहीं सोच रहे थे सारे लोग। लीडरशिप जो थी वो पीसेंट खुद ही करते थे। टेरिटोरियल रीच मतलब लिमिटेड है, जिस एरिया में हुआ वहीं आसपास तक इसकी रीच रहती थी। ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल थी, फॉर्मल कोई संस्था ग्रुप नहीं बनी थी, जैसे बाद में ऑल इंडिया किसान सभा और ये सब बन गया था। आइडियोलॉजी थी कि ये ऑल्टरनेटिव आइडियाज फ्यूचर को लेके इतना फोकस्ड नहीं थे। वही 20th सेंचुरी में ये नेशनल मूवमेंट का, पीजेंट मूवमेंट भी नेशनल मूवमेंट का पार्ट बन गए थे, लाइक चंपारण खेड़ा आप देख रहे हो, ठीक है। क्लास कॉन्शियसनेस आ गई थी लोगों में, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी थी, किसान सभा वगैरह अपने देखा। कम्युनल पॉलिटिक्स होने लगी थी, ठीक है, कम्युनिटी के बेसिस पे भी यहाँ पे पॉलिटिक्स होने लगी थी। लोग अपने कम्युनल मतलब मुस्लिम को लेके और इन सब को लेके भी अलग अलग बेसिस पे मूवमेंट कर रहे थे। ऑल इंडिया मूवमेंट था ये, ऐसा नहीं था कुछ ही एरिया तक लिमिटेड था, इसको फिर बाद में जाके पैन इंडिया बेसिस, मतलब कि हम कहते थे कि पूरे इंडिया पे ये चीज अप्लाई करेंगे कोई भी मूवमेंट जो स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज इस टाइम तक नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई थी और हम इस कॉलोनिज्म वाले जो भी पार्ट था इससे रिड पाना, इससे छुटकारा पाना चाहते थे। लीडरशिप, यस, हमने देखा कांग्रेस के लीडर देख रहे हो आप, कम्युनिस्ट लीडर देख रहे हो, तो ये यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये डिटेल में पीजेंट रिवोल्ट हमने पूरा पढ़ लिया, पीजेंट मूवमेंट। अब कुछ भी पूछे, इसके फीचर पूछे, कितने टाइप की पीजेंट मूवमेंट क्या क्या है ये पूछे, आई थिंक नाउ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल आंसर दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब रेडिकल और रिफॉर्मिस्ट अगर मूवमेंट पूछता है, तो रेडिकल मतलब पहले वाले जो है 19th सेंचुरी वाले, जहाँ पे मास मोबिलाइजेशन और ये सब इतना ज्यादा नहीं है, हम सिर्फ मैटर और उसे सॉल्व कर रहे हैं, वो सारे रेडिकल होते हैं। क्लियर? ये सारे जो जाएंगे वो किस आइडियोलॉजी में जाएंगे, रेडिकल वाले में जाएंगे। अब ये मत डर जाना देख के कि ये आ गया तो एक्सप्लेन करना नहीं आ पा रहा, रेडिकल में आप ये सारी बातें बताओगे। और वहीं अगर रिवोल्यूशनरी दे देता है वो पीजेंट मूवमेंट, रिवोल्यूशनरी बताओ, तो रिवोल्यूशन लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो, वो सारे मूवमेंट, तो वो 20th सेंचुरी वाले जाएंगे। थोड़ा टाइम जरूर लगा बट डिटेल में टॉपिक करा है ताकि प्रॉब्लम ना रहे और आप अटेम्प्ट कर पाओ। सो दिस इज इट फॉर द पीजेंट मूवमेंट। बाकी अभी थोड़ी देर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।